कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 पाठ 1 हम लोग देखेंगे आज। पाठ 1 का नाम है भारतीय संविधान। देखते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे और आपसे ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इनमें इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोकलीपुर। अब ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। कौन सा खेल? तो फुटबॉल का खेल। बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि आपने अपने नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, इस खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता है। फुटबॉल खेलने का नियम क्या है कि वो सिर्फ गोलकीपर ही ऐसा है जो हाथ से बॉल को छू सकता है, बाकी कोई नहीं छू सकता। छुएगा तो आउट हो जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी के बाह गेंद को छू जाती है तो अगर गेंद छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर फुटबॉल खिलाड़ी हाथ को लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी और क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ तय नहीं होते हैं और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और उनमें समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े जो में कई अलग अलग समुदाय एक साथ चलते रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति और आमतौर पर निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं इसे संविधान कहा जाता है। यह सबका बनता है, नियम खंड बनता है ना जी। कक्षा 6-7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम विभिन्न भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल के भीतर पैदा हुआ है कि हमारे संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया है या उसे किसने लिखा है? यानी कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है हमें और संविधान क्यों लिखा गया है, इसे कैसे लिखा गया है? तरह तरह के प्रश्न हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान के मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय संविधान लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। कह रहा है आगे कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संविधान को इससे ज़रूरत पड़ती है ताकि वहाँ का नियम का जो हो सके, जो है सुचारू तरीके से चल सके, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान नहीं होते वे सभी लोकतांत्रिक देश नहीं होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन देशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक देशों को अच्छी व्यवस्था और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। यानी संविधान क्या बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, स्वरूप आकार कैसा है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान के नियमों का ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इनके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी इससे क्या होता है, इससे आदर्शों को बनाए रखते हैं और अपने देश को सुचारू तरीके से चला सकते हैं। कह रहा है कि 1934 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
संविधान सभा के गठन की मांग की। पहली बार भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो 1934 में को भारतीय अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 में दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। संविधान का नया प्रारूप कब तैयार किया गया? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। तो प्रारूप तैयार हो गया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों ने कितना साल हुकूमत किया? तो 150 साल के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। अब संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इन कामों को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में 1990 में संघर्ष हुआ, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 वर्षों तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। देखिए 1990 से लेके 2002 तक लोकतंत्र चला नेपाल में और उसके बाद फिर क्या किया? राजा ज्ञानेंद्र अपने हाथों में फिर ले लिया 2005 तक। 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा के ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय सांसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। लोकतांत्रिक फिर कब बना? 2008 में नेपाल लोकतंत्र 2008 में बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दर्शाए गए हैं, दिखाया गया है ना। कह रहा है कि इन बातों का क्या मतलब है, यह समझाने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें और दोनों घटनाओं के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है और समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था। कह रहा है कि नेपाल में पहले से संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था और वहाँ राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई
और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसीलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। आगे है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि राजा की एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। जो ऊपर के चित्र के साथ दिए गए हुए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तथा तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह व्यक्तिगत से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रपट में देखा जा सकता है। कुछ कहानी इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान में ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ओके, थैंक यू। इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।